नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद ख़ास पेशकश निकुंज की नज़र में। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मेरे साथ जुड़ गए हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। और निकुंज, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतना प्यार, इतना भरोसा इस शो पर दिखाया, इस चैनल पर दिखाया, निकुंज डालमिया पर दिखाया और हमें आपकी आर्थिक ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बनाया। तो जम के जो हमें व्यूज़ आ रहे हैं निकुंज, आप भी देख रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और क्या दर्शाता है ये? कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता निकुंज, जो कि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है, क्या जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, क्या ये इसी को दर्शाता है कि हम उस कमी को पूरा करने की सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं? देखिए, स्वदेश का नारा क्या है? स्वदेश का नारा ये है कि बदलें और बढ़े देश के साथ। क्योंकि देश बदल रहा है और देश बढ़ रहा है, आपको देश के साथ बदलना चाहिए। हमारा संकल्प ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो उन्नति हो रही है, आप उसके भागीदार बने। उस भागीदार बनने के लिए आपको हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे बिलीव करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे बिलीव करना पड़ेगा, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपने क्या सही करा, आपने क्या गलत करा है। छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं ना कविता जी, लाइफ में अगर आप करेंगे तो वो बुनियादी परिवर्तन आता है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आप अगर आप अपनी सैलरी में हर साल 5% अगर आप इजाफा करते हैं हर महीने, और उसको आप एक निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 से 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके कितने बेनिफिट में आती है। अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, मगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको शायद इंस्टेंट कॉफ़ी और नूडल्स में ही मिलेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है अल्टीमेटली उन कंपनियों को रिवॉर्ड करता है जिनके अंदर बड़े लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट होते हैं। जो शॉर्ट टर्म होता है वह, क्योंकि आज स्मार्टफोन के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें स्टॉक मार्केट में नहीं ढूंढना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढने के और कहीं मायने हो सकते हैं, जिससे हम कहते हैं डोपामिन रश। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट द प्लेस वेयर यू कैन सैटिस्फाई योर माइंड का डोपामिन रश। बिल्कुल, बहुत बुनियादी बातें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर आप लगा लेते हैं, अपनी आर्थिक ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो ये आदतें आपके पूरे निवेश के सफ़र में आपको न सिर्फ मुनाफा कमा के देंगी, बल्कि आपको अनुशासन, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके निवेश में, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत में करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि लोगों को भरोसा होना चाहिए भारत की ग्रोथ स्टोरी पर, और ET Now स्वदेश लगातार निकुंज आप ही ने ये नारा जो है वो शुरू किया है, और आप ही ने कहा कि बढ़ो बदलो देश के साथ। और हम देख रहे हैं अब तो FIIs की पार्टी भी जो है वो जम के शुरू हो गई है। लगभग $1420 मिलियन का मैंने देखा है कि जो आंकड़ा अभी तक आया है निवेश का, अगर हम महीने दर महीने देखें तो ये विश्वास इतना ज़्यादा और अटूट विश्वास है क्या, ये भी जानना है हमें। तो कविता, देखिए, मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने बिगनिंग ऑफ द वीक में एक ऑल टाइम हाई टच करा था। तो वहाँ भी ऑल टाइम हाई बन चुका है। मगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर जाता है या निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो भैया माल किसके पास है? वेयर इज द पार्टिसिपेशन? तो मार्केट को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें 2 होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। दूसरा होता है आपका रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, और तीसरा आपका होता है HNI इन्वेस्टर। चारों कैटेगरी की बात करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2022 में जम करके बिकवाली करी थी। 2023 में भी नेट नंबर आप देखें तो नेगेटिव है। तो वह तो हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं। हिंदुस्तान की जो पोजीशनिंग है इस समय अंडरवेट है या मार्केट न्यूट्रल है। सब चाइना जा चुके हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि हम क्यों गए थे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट फोर्स टू कम बैक। हमने पिछली बार भी यही पॉइंट करा था, मगर दोबारा मैं पॉइंट कर रहा हूँ। एक बोफा ML की सर्वे देख रहा था आज सुबह, उसमें लिखा हुआ है कि जो कैश लेवल्स ग्लोबल फंड्स के हैं वो इस समय 5 से 5.5% हैं। 5 से 5.5% कैश लेवल्स एक हिस्टोरिक हाई में है। कैश लेवल्स हैं, इसका मतलब क्या होगा? कविता जी, आप देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियोज़ जो हैं, सपोज आपके पास 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें परसेंटेज कितना आपका इन्वेस्टेड है, कितना आप उसमें कैश में बैठे हैं। तो 100 करोड़ के पोर्टफोलियो में 5% हुआ, रफली 5%, 5 करोड़ आप कैश में। 1000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 10 गुना ज़्यादा हो गया। 1 लाख करोड़ के पोर्टफोलियो में और ज़्यादा बड़ा हो गया। जो पूंजी आपने निवेश नहीं की है, जो पूंजी आपने बिकवाली करके अपने पास रखी है, बिकवाली करके या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करे, अच्छा, तो वो आपके पास अभी ग्लोबल लेवल पर है। हिंदुस्तान में अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनका कैश लेवल 5.5% है और निफ्टी ऊपर जा रहा है।
SIP का हर महीने 14 से 15 हज़ार करोड़ पे आ रहा है, तो हर महीने आपका कैश लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। और आपको फ्रेश इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छा खासा इस समय कैश है। तीसरा आप देखिए HNI इन्वेस्टर्स, कोई भी बड़ा HNI इन्वेस्टर की हमने कोई बड़ी ब्लॉक डील नहीं देखी है, किसी को एक्टिव नहीं देखा है। जो पुराने दिग्गज मार्केट गुरु हैं, मैंने नहीं देखा कि कहीं उन्होंने कोई बहुत बड़ी ओपन फोरम में आकर के बोला है कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी खेली है। ब्लॉक डील्स का मतलब क्या होता है जो HNIs करते हैं सर? देखिए, ब्लॉक डील्स होता है कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं। जो हिंदुस्तान में बड़े निवेशक हैं वह अक्सर बड़ी स्टेक्स लेते हैं कंपनी में, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के निवेश सिंगल स्टॉक्स में वो डालते हैं, सिंगल कंपनी में निवेश करते हैं। तो अगर आप देखें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड ब्लॉक डील जो हमें हर महीने आती हैं, हर रोज़ जो आती हैं, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी HNI एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। और चौथा आप देखते हैं कि FNO में रिटेल एक्टिविटी क्या है। रिटेल एक्टिविटी इस समय गिर चुकी है, डीमैट अकाउंट्स कम हो रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो चुकी है, ओपन इंटरेस्ट इस समय कम है। एक मैं आपको एक सिंपल डेटा देता हूँ। दिसंबर 2022 में बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया था, उसके बाद उसी लेवल पर दोबारा आया है। मगर जो ओपन इंटरेस्ट था बैंक निफ्टी का दिसंबर में और अभी में, आपका लेवल बराबर है, मगर जो ओपन इंटरेस्ट है दिसंबर में यहाँ था और अभी यहाँ पर। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिसिपेशन है इस समय मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी में पुराने पिछले समय से करीब 15 से 20% कम है, जबकि 2 क्वार्टर की अर्निंग्स आ चुकी हैं। तो मार्केट वैल्यूएशंस ठीक हैं पर एक्टिविटी कम है। तो इस समय मार्केट के अंदर वही है कि भैया मार्केट तो ऊपर गया है, ज्ञान कम दो, माल लो। माल किसके पास है? हु हैज़ पार्टिसिपेटेड। तो अब ये जो FII निवेश की हम बात कर रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, एक तो मुझे ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि भारत से उनका मोह भंग हुआ, वो गए चाइना या बाकी तमाम इमर्जिंग मार्केट्स में और वहाँ पर उनके साथ जिस भी तरह की उनका अनुभव रहा, वापस भारत आ गए। तो किस अनुभव की आप बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक बार फिर से अपना रुख भारत की ओर कर गए? पहले समझे गए क्यों थे वो? हाँ, इसलिए गए थे बिकॉज ये इंडियन मार्केट की जो वैल्यूएशंस है बढ़ चुकी थी। हाँ, हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस है वो ऊपर थे। दूसरा युद्ध हो गया, युद्ध की वजह से ऑयल प्राइसेस वेंट हायर, एनर्जी प्राइसेस दे वेंट हायर। हम $200 बिलियन से भी ज़्यादा हर साल क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और अगर आपका सबसे बड़ा इंपोर्ट कंपोनेंट जो क्रूड है, अगर उसके दाम अगर 30% बढ़ जाएं तो जाहिर सी बात है उसका मैक्रो पे असर पड़ता है। फिर हमने देखा कि हर कैटेगरी में इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, तो जब इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा आती है और हद से ज़्यादा आ जाती है और करेंसी थोड़ी हिल जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा चले जाते हैं। बट हमारी इन्फ्लेशन तो हमेशा से 7% के आसपास थी, हमें आदत है उसकी। इन्फ्लेशन जब ऊपर जा रही थी एक बार डर लग रहा था, RBI ने टाइटनिंग चालू कर दी थी। तो आपको ये देखना है कि जब वो गए थे तो 1 साल पहले माहौल क्या था। 1 साल पहले माहौल था युद्ध, 1 साल पहले माहौल था सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, 1 साल पहले माहौल था हाई क्रूड प्राइसेस। मगर हमें मार क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज हमने रशिया के साथ एक प्रकार की नई डील खोल ली थी, वेयर वी वर बाइंग रशियन क्रूड इन इंडियन रुपीस। तो हमारी करेंसी कम हुई, हमें क्रूड मिलता रहा, हमें डिस्काउंट में मिलता रहा। तो ये जो युद्ध हुआ है, बाकी सबको हायर प्राइसेस देने पड़े। इंडियन भारत सरकार की जो समझदारी थी उसकी वजह से हमने रशियन क्रूड खरीदा, डिस्काउंट पे खरीदा, और हमारे रुपी जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको भी बड़ी मारनी पड़ी। बिल्कुल। तो इस कारण से जो रिकवरी हुई है, आई थिंक पीपल वर अंडर एस्टिमेटिंग इट। अब इन्फ्लेशन नीचे है, अर्निंग्स ठीक हैं, फॉरेन बैंक्स में प्रॉब्लम है, फॉरेन ग्रोथ में हम देख रहे हैं कमी आ रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हैं। तो कुल मिलाकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नाउ बीइंग फोर्स्ड टू कम बैक। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का किस तरह का हाल है? चाइना और बाकी अगर देशों की मैं समझना दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर देखिए, हर इमर्जिंग मार्केट की अलग कहानी है। बिल्कुल, हर इमर्जिंग मार्केट में आपको देखना पड़ेगा ग्रोथ डायनामिक्स, इन्फ्लेशन डायनामिक्स कहाँ पर है। सबका मानना है चाइना रिकवर करेगा, जो मुझे नहीं लगता कि जो उम्मीद करके लोग बैठे हैं वैसे रिकवरी हो रही है। वहाँ पे कई चीज़ें हो रही हैं जो बुनियादी तौर पे चेंज हो रही हैं। इंडिया में कई चीज़ें हो रही है बुनियादी तौर पे वो चेंज हो रही हैं। जो बुनियादी चेंजेस इंडिया में हो रहे हैं बड़े अच्छे हैं। वो जो बुनियादी चेंजेस चाइना में हो रहे हैं वो काफ़ी ख़राब है, जो इकोनॉमी को धीमा कर रहे हैं। तो 2 बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं। बाकी आपके पास ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, टर्की है। टर्की के अंदर तो इलेक्शन साइकिल को लेके कन्फ्यूजन चल रहा है, ब्राज़ील के अंदर इलेक्शन साइकिल ख़त्म हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बड़ा मार्केट, विदेशी संस्था के निवेशक आ सकते हैं और जा सकते हैं। ईज़ ऑफ कमिंग एंड गोइंग, आई थिंक वो इंडिया में बहुत अच्छी है। तो अनिश्चितता का माहौल बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसके मुकाबले भारत काफ़ी स्थायी दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बाजार का सवाल, और जो निवेशक और दर्शक भी पूछना चाहते हैं, हाई और कितना बनेगा और कितना ऊपर जाएगा, कि ये हम पीक आउट देख रहे हैं। कविता जी, मार्केट जब एक
रेंज से निकलता है तो ये बोलना कहाँ पर जाकर के थमेगा, हाँ, ये बहुत मुश्किल है और हमें वो अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस मार्केट इज़ हेडेड हायर। हाँ, अब वो रुक कर जाएगा या फिर एक साथ ऊपर जाएगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर एक आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए 1500-1600 पॉइंट की रैली जो है काफ़ी अच्छी रैली है और आप ऊपर गए जबकि ग्लोबल मार्केट्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। तो हम इस समय थोड़े उत्साहित इससे हैं बिकॉज फ्लोज पर हम डिपेंडेंट हैं। एग्जैक्टली, मगर फ्लो रिवर्स भी हो सकते हैं तो एक वो रिस्क है। पर मार्केट गुंजाइश है रिवर्स होने की। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपके इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि एक कॉम्बिनेशन एक दिशा में देख करके एक कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, फ्लोज क्या हैं, वैल्यूएशंस क्या हैं, क्रूड क्या है, करेंसी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, क्या फंड मैनेजर्स बोलेंगे जी भाई दिसंबर के बाद आएंगे या फिर अगले इलेक्शन साइकिल के बाद आएंगे, हाँ, स्टेट इलेक्शन के बाद आएंगे, तो वो बोलना मुश्किल है। मुझे इस हफ्ते मार्केट में अच्छा क्या लगा, हाँ, कर्नाटका इलेक्शन के अंदर हालांकि कांग्रेस वापस आई है, मार्केट में उसकी वजह से कुछ हमने परिवर्तन नहीं देखा। अब मार्केट बड़ा मैच्योर हो रहा है, अब मार्केट पॉलिटिक्स को लेकर मैच्योर हो रहा है। ओके, हालांकि एंड ऑफ द अब अगले 6 महीने में 3 और बड़े स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मगर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट उन स्टेट इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के इतना इस समय नर्वस ओके, या फिर वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज मार्केट को समझ में आ गया है इधर भारत जो है कई देशों का बना हुआ है, मगर सेंट्रल और स्टेट की पॉलिसीज अलग होती हैं। शायद यही कारण था कि हमने देखा कि सोमवार को मार्केट के अंदर, हालांकि कर्नाटका की जो इलेक्शन थी वो बीजेपी के अगेंस्ट में आई है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में आई है, उसके बावजूद असर नहीं पड़ा। लेकिन 2024 तो ट्रिगर होगा ही ना बाजार के लिए, बाजार को वो तो भाप पाएगा बाजार या देखेगा बाजार। वो एक रिस्क है, एक वो रिस्क है, इसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है बिकॉज एक बहुत बड़ी इलेक्शन साइकिल है। बट ओवर द इयर्स व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज दैट व्हाट रियली मैटर्स इज दैट इलेक्शन साइकिल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर क्रूशल, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट किस डायरेक्शन में आपकी इकोनॉमी चल रही है। जब आप एक छोटा सा स्टोन एक हिल के टॉप से गिराते हैं तो जब तक वो नीचे पहुंचता है बड़ा गोला बन जाता है। हाँ, तो भारतीय इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है वह एक प्रकार से गति पकड़ चुका है। तो इलेक्शन साइकिल आएंगी जाएंगी, रुकावट आ सकती है, नहीं आ सकती है, बोलना शॉर्ट टर्म में मुश्किल है। मगर जो इकोनॉमी का रुख है, आई थिंक इट इज जस्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विच इज व्हाट मैटर्स। तो 2 सिनेरियोज मैं आपको देती हूँ। एक सिनेरियो ये कि अगर एफआईआई का निवेश हमें लगभग इस पूरा महीना और जून के पहले 15 दिन भी अगर लगातार दिखा, अच्छा तगड़ा दिखा, तो लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक पहुँचेंगे, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी हमें कमज़ोरी आती हुई दिखाई दी है तो बाजार रेंज बाउंड होकर किस दायरे में घूमेगा? देखिए फ्लोज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, हम हमेशा एक अजम्पशन करते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट मूड, वैल्यूएशंस, ट्रेंड्स एंड मैक्रोस। तो अगर फ्लोज अच्छे रहेंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू ट्रेडिंग सेशंस दैट निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई। जो नया है बैंक निफ्टी ऑलरेडी टच कर चुका है, बनाए ने ऑलरेडी टच कर चुका है, तो जाहिर है लीडरशिप बैंक्स में। मैन्युफैक्चरिंग की मैं कई समय से बात कर रहा था, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं कुछ नंबर्स देख रहा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, भले डिफेंस में हो, कैपिटल गुड्स में हो, या फिर वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हो, मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उछाल रहना चाहिए। मुझे लगता है नीश कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। लास्ट टाइम हमने बात करी थी, मुझे लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। आईटी में अभी अवॉइड करें, मेटल्स को अभी अवॉइड करें, छोटे बैंकों को अवॉइड करें। एसबीआई के नतीजे आने वाले, उनका वेट करते हैं, हमें सेंस आ जाएगा क्या होगा। मगर बड़े सेक्टर्स में बड़े बैंक्स, मिड कैप नीश थीम्स में अर्बन कंजम्पशन के नीश प्लेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग में छोटे प्लेयर्स, और अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ अ टर्न, आई थिंक लार्ज कैप फार्मा कंपनीज। लार्ज कैप फार्मा कंपनीज। तो क्या एफआईआईज का भी रुझान इन्हीं क्षेत्रों में और इस तरह की कंपनियों में है? अक्सर वही हम देखते हैं कि दे डिराइव अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज। अच्छा, भले बड़े बैंक्स हो, बड़े ऑटो कंपनीज हो, या बड़ी आईटी कंपनीज। मिड कैप स्मॉल कैप क्या मात दे पाएंगे लार्ज कैप को अब, अगर इस साइकिल की में जो तेजी की ओर बढ़ रही है उसकी बात करूं तो? मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में हिस्टोरिकल ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहती है। हाँ, क्योंकि वो स्मॉल कंपनीज हैं, नीश कंपनीज हैं, इनके अंदर ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहती है। तो जब बिगिनिंग ऑफ द साइकिल होती है, जो मुझे लग रहा है इस समय, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म। मगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक को हमें जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स में एक फार्मा कंपनी भी है, इंजीनियरिंग कंपनी भी है, आईटी कंपनी भी है, एक हेल्थ केयर कंपनी भी है, तो यूनिवर्स बड़ा है। तो मिड कैप पर से पे मेरे हिसाब से नहीं फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेड फ्लैग्स क्या हैं। रेड फ्लैग्स हैं कि आपकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से 15-20% जब ऊपर होती है तो मुझे लगता है मार्केट अभी थम जाएगा, मगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस आपकी
जो निफ्टी की हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के आसपास में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। Okay. वैल्यूएशंस अभी रेड फ्लैग नहीं नहीं है, है। बाकी निफ्टी की पी मल्टीपल पे नज़र रखिए। ओके। सेकंड, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखिए, नंबर ऑफ एफ स्टॉक्स में कितनों, कौन से स्टॉक्स में बैन लग रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेडर के चाहिए हैं मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के चाहिए नहीं है, उनमें क्या हो रहा है। सिंगल डिजिट 2 डिजिट स्टॉक्स में किस प्रकार की गतिविधि हो रही है। एक समय आएगा जब आप देखेंगे जी जो एकदम सिंगल डिजिट स्टॉक्स हैं जो लास्ट लेग ऑफ द रैली में आते हैं, जिसे हम कहते हैं व्हेन द टेल स्टार्ट्स वैगिंग द डॉग, तो वह इस संकेत मार्केट में ज़रूर आएगा, पर वो संकेत अभी है नहीं। अच्छा। चौथा, आपको इस समय डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखनी पड़ेगी जो थोड़ा खटाई में आ रहा है वो इक्वेशन। 115 का 101 हो गया था, अगर वो 102 103 दोबारा आता है तो आपको थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, उसमें थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। ग्लोबल बॉन्ड डील्स 3.5 हो चुकी हैं 10 ईयर, इस समय 375 या 4 होती हैं तो वहाँ पे खतरे की घंटी बजेगी। ओके। और ऐसे में बाजार पर इम्पैक्ट कितने जोर से होगा? वो देखते हैं कौन सा ट्रिगर आता है। अगर आप रेड फ्लैग्स की अगर बात कर रहे हैं तो रेड फ्लैग्स ये हैं। टोटल मार्केट पीक आउट कब होता है? देखिए, मार्केट पीक आउट होता है जब उसके अंदर यूफोरिया, लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म और देयर इज इग्नोरेंस टू ऑब्वियस न्यूज़। तो अभी हम वहाँ नहीं हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पार्टी शुरू हुई है और कोई आया नहीं है, मगर लोग आने लगे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। मगर जब आ जाएंगे तो उसके अंदर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेशन, छोटे स्टॉक्स चलने लगेंगे, ओपन इंटरेस्ट लगने लगेगा, निफ्टी फ्यूचर्स प्रीमियम पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है वहाँ पहुँचे नहीं हैं, मगर पहुँचेंगे जरूर। ठीक है। तो अब अमूमन सवाल ये होता है लोगों का कि अब इतना बाजार ऊपर चढ़ गया है, अब ऐसे में क्या आधा मुनाफा बांध लिया जाए, पूरा मुनाफा बांध लिया जाए? निवेश करने के लिए लेवल्स तो बहुत महंगे लग रहे हैं, तो उसमें क्या आप समझाइश देंगे? तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस लिए आए हैं मार्केट में। अगर आप 5 साल के लिए आए हैं मत करिए, या 5 दिन के लिए आए तो ज़रूर करिए। तो ये सवाल तो एक इंडिविजुअल को ही डिसाइड करना पड़ेगा। अंग्रेजी में हम कहते हैं, पर अगर अच्छी कमाई दिख रही है तो फिर पार्ट प्रॉफिट नहीं, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या 5 साल में मार्केट ऊपर रहेगा। जी हाँ, रहेगा। अच्छा। तो आपने सपोज शेयर बेच दिए और मार्केट नीचे नहीं आया तो आप क्या करेंगे? गारंटी नहीं है जी। मगर आपने शेयर बेचे, नीचे आ गया तो आपको दोबारा एंट्री पॉइंट भी मिलेगा। तो वो आपको डिसाइड करना, बिकॉज आप शेयर बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्सेस का फर्क पड़ता है, आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो ये सब फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने चाहिए। मगर आपने अगर आप इस मार्केट के अंदर एक आप ट्रेडिंग के लिए आए, जी मैं 10-15% के लिए ट्रेड के लिए आया था, और आपको अगर वहाँ पर ट्रेड अगर आपकी वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो जाहिर है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि आप क्यों आए। आपको निफ्टी में 1500 पॉइंट मिलते हैं तो आपको ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मगर आपको लगता है जी मैं कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में या मिड कैप स्टॉक्स में या SIP म्यूचुअल फंड्स में कर रखी है, मुझे लगता है 3-5 साल के अंदर मैं रख सकता हूँ, 15-20% वॉलेटिलिटी सहन कर सकता हूँ, तो बेचने की आप जल्दी क्यों करते हैं? एग्जैक्टली। हमेशा तो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ और जवाब भी मुझे पता ही आपका क्या रहेगा लगभग। मॉनसून को चिंता, IMD ने भी और बाकी जो निजी एजेंसीज हैं उन्होंने भी एक रेड फ्लैग मॉनसून को लेके तो खड़ा कर ही दिया है। तो आज हम IMD से बात कर रहे थे, पाए साहब थे, तो मैं उनसे क्या सीखा, उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने बोला पहली बार नहीं हुआ है कि मानसून 4-5 दिन डिले हुआ है। पहले भी हो चुका है। दूसरा, अगर मानसून 4-5 दिन अगर डिले होता है, 10 दिन भी डिले होता है, तो वो डिले कोई इंडिकेशन नहीं है कि पूरा साल कैसा निकलेगा। बिल्कुल। पहला तो कोई कनेक्शन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने अच्छी बात ये बताई हमें कि एक बार अप्रैल में जो लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, एल नीनो का इम्पैक्ट आया था, मई में नहीं है। इनफैक्ट मई के अंदर टेम्परेचर्स हैव नॉट बीन वेरी हाई, रेंज के आसपास ही टेम्परेचर्स रहे हैं। तो उनके हिसाब से मई ठीक रहेगा, जून खराब रहेगा। मगर मानसून हफ्ता भर डिले अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मानसून परमानेंट डिले है, और मानसून अगर डिले है तो पूरे वेदर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हुआ है। कुछ आंकड़े भी उन्होंने बताए थे कब हुए थे। यूट्यूब पे वीडियो है, दर्शक देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो वो कोई कनेक्शन नहीं है उसके अंदर। अब जो चर्चा में समझ में आ रहा है वो, जैसा कि आपने तमाम कहा कि ट्रिगर्स को पचाया है, बाजार एक मैच्योर रूप अब ले चुका है। ऐसे में अहम ट्रिगर्स आने वाले 6 महीनों के लिहाज से जो भी अभी हमने चर्चा की है, इसमें अब बाजार को किस किस बातों का इंतजार है? देखिए, अगर इन्फ्लेशन के फ्रंट पे हम कहें तो वहाँ पे तो हमें काफ़ी राहत दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि जो पॉज है वो एक तरह का एक्सटेंडेड पॉज भी हमें आता हुआ दिखाई दे। क्या इसको हम इंटरेस्ट रेट की एक रिवर्स साइकिल जो भारत में शुरू होने की संभावना है वो समय से पहले शुरू होगी, या आपको लगता है कि फिलहाल हम वेट एंड वॉच स्थिति में ही है? देखिए कविता जी, जब आप मार्केट का व्यू बनाते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए, व्हाट इज इन द प्राइस, भाव में क्या है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में इस समय भाव में क्या है, व्हाट आर मार्केट्स फैक्टरिंग इन एट 18,300। हिंदुस्तान का मार्केट ये फैक्टर इन कर रहा है कि रेट्स
टॉप आउट हो चुकी हैं, हाँ, सेकेंड हाफ में गिरेंगी। हाँ, किसी कारणवश हाँ, अगर वो नहीं होता है तो वो नेगेटिव है। मार्केट्स फैक्टर इन कर रहे हैं कि एफआई का फ्लो रिवर्स हो चुका है, दोबारा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। किसी कारणवश वो घूम जाता है, किसी कारणवश, मुझे नहीं पता हो नहीं हो, गारंटी तो नहीं है, किसी कारणवश वो रिवर्स हो जाता है तो प्रॉब्लम है। चौथा, मार्केट फैक्टर इन कर रहा है कि स्लिप का फ्लो अच्छा रहेगा, किसी कारणवश वो रिवर्स हो जाता है, प्रॉब्लम है। मार्केट्स फैक्टर इन कर रहा है कि सेकंड हाफ में रूरल इकोनॉमी वापस आएगी, किसी कारणवश नहीं आती है। मॉनसून आज लग रहा है 7 दिन डिले है, मगर 25 दिन डिले हो गया। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बैड, बड़े स्टेट्स में रेनफॉल नहीं हुई अगर किसी भी कारणवश तो नेगेटिव है। तो अगर आप मेरे से पूछे तो इस समय ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट्स अज्यूम करके बैठा है। अगर 3 महीनों का अगर व्यू लेना है तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन, मॉनसून विल बी द गेम चेंजर। बिल्कुल, हाँ, 6 महीने का फ्लो व्यू लेना है तो रूरल डिमांड एंड फ्लोज विल बी द इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। अब ऐसे में अगर मैं घरेलू बॉन्ड यील्ड्स की बात करूं तो ये कितनी रेंज बाउंड आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है? 7 से नीचे आ चुकी हैं। हाँ जी, 7 से नीचे आना, यानी बॉन्ड यील्ड आपको, स्टॉक मार्केट आपको क्या बोल रहा है कि बॉन्ड यील्ड नीचे रहेंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे रहेगी, पर इन्फ्लेशन वापस आती है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, तो यह नेगेटिव हो सकता है। हाँ। तो देखिए, मार्केट इन 4-5 फैक्टर्स को ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है। तो अब इंटरेस्ट रेट नीचे आती है तो बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा मार्केट में। अच्छा, अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है तो मार्केट में बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा। मार्केट में देखिए, मार्केट है ना, अगर आप मार्केट की 10 साल की हिस्ट्री निकालें या 15 साल की हिस्ट्री निकालें, मार्केट 60 से 65% मार्केट उस ड्यूरेशन में हमेशा फेयरली प्राइस ट्रेड करता है। तो जो अर्निंग्स हैं, जो वैल्यूएशंस हैं, 15 से 20% समय मार्केट हमेशा या तो बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे जाता है। ओके, जो हमने लास्ट यूक्रेन के समय में देखा था, ठीक है, या फिर हमने 2003 में जब टेपर टैंट्रम हुआ था। मगर 10% समय ऐसा आता है जब मार्केट में भयंकर तेजी आती है, जो एकदम छप्पर फाड़ के जिसे हम बोलते हैं। हाँ, या फिर मार्केट में भीषण मंदी आती है, जो कोविड के समय में 2008 में देखा। तो वह मौके साल में 2 या 3 आते हैं। आपका जन्मदिन कविता जी साल में 1 बार आता है, मगर साल में करेक्शन 2-3 बार आ जाता है। मगर जो भीषण करेक्शन है वो 10 साल में 1 बार आता है। तो वह तो ना, तो मुझे ऐसा कुछ सिनेरियो इस समय दिख रहा है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि जो मार्केट इस समय अर्निंग्स को मैप करेगा, ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट Important है: है। मॉनसून, इन्फ्लेशन, एफआई फ्लोज एंड द बैंकिंग साइकिल। इन 4 फैक्टर्स में कुछ भी चेंजेस आते तो मार्केट में सेल ऑफ है। तो ऐसे में अगर हम फिक्स्ड इनकम में पैसे पार्किंग करने की रणनीति बनाना चाहें तो फिलहाल क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो खैर आपको हमने फायदा बात है। करी थी शायद जी, 3-4 एपिसोड हाँ, पहले, फिक्स्ड हाँ, इनकम में आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रही, जो कि हुआ। हाँ। तो फिक्स्ड इनकम, देखिए, एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, यू शुड नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल, पर वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है। आपकी कमिटमेंट मेरी कमिटमेंट, आपके गोल मेरे गोल्स। हालांकि हम दोनों का गोल एक ही है कि स्वदेश के व्यूअर का बेनिफिट हो, बिल्कुल। मगर हमारे और आपके पर्सनल गोल्स अलग हैं, प्रोफेशनल होते गोल्स एक जैसे हो हाँ, सकते हैं। हाँ। तो ये पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करता है। आई नो पीपल हु हैव मनी, हु हैव जीरो मनी इन इक्विटीज, वो हमेशा रियल एस्टेट लेते हैं। आई नो पीपल हु हैव ऑल देयर मनी इन इक्विटीज। आई नो पीपल हु हैव 50-50 स्प्लिट। तो ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। चलिए जाते जाते कुछ जो हमेशा मैं सर से पूछती हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि हम आपके पैसों की बात करते हैं और पैसों में सिर्फ कमाई नहीं आती, आपके पैसों की सुरक्षा भी आती है, और वो सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी जब आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ मेरा जो जिक्र है वो आपके इंश्योरेंस पर है। अब आप कितने अच्छे से अपने आप को इंश्योर किया हुआ है तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज से, ये बताएं। देखिए, आप जितना भी इंश्योरेंस करते हैं, आप हमेशा कम रहेगा। बिकॉज आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो उस समय आप एक बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं। सपोज आपने अपनी 20s में या फिर अर्ली 30s में एक इंश्योरेंस स्कीम ली, हाँ, तो आपने उस समय की कमाई को देख करके एक इंश्योरेंस की आपने टर्म पॉलिसी ली। बिल्कुल, मगर वो 10 साल तक आपकी इंश्योरेंस की टर्म पॉलिसी में बढ़ती नहीं है। हाँ, मगर 10 साल में इन्फ्लेशन की वजह से टर्म पॉलिसी की वैल्यू कम हो जाती है। 30 साल में आपने अगर 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली और आपने 40 साल तक, मतलब अब लंबा, टिल 40 years, the value of the insurance policy becomes lower because inflation eats into it. बिल्कुल, तो हिंदुस्तान में 4 से 6% इन्फ्लेशन है, तो 4 से 6% आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत है वह कम हो रही है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है दैट एज यू प्रोग्रेस इन लाइफ, एज इनकम लेवल गोज अप इन लाइफ, तो आपको हमेशा टॉप अप टर्म में करना चाहिए। थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, बिकॉज एज यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट एज, एज यू आर बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर, इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा आपकी जो प्रीमियम होता है बढ़ जाता है। आपने 25 में 20s, 30s, 40s, 50s, वो हमेशा एक फॉर्मूला है। पर ये
ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कविता जी, बिकॉज हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के बैठ जाते हैं जो हमने अर्ली 30s में लिए। हाँ। जब आपकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, और फिर हमें लगता है कि वह हमारे नियर एंड डियर वंस की टेक केयर करेगी। हाँ। जबकि उस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको लिए 15 साल हो गए हैं, आप ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन ने उस जो प्रॉमिस टर्म है, प्रॉमिस जो आपको आपके नियर एंड डियर वंस को वो प्रीमियम मिलेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल, इस पर मेरे ख्याल से हमें अगला एक शो करना चाहिए विस्तार से। लेकिन जाते जाते आपके वीकेंड प्लान्स मुझे जानने हैं, और किताब तो मुझे अभी तक नहीं मिली है। चिप वॉर करके एक बुक मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। ये बेसिकली चिप वॉर करके बुक है, जिसके ऊपर ग्लोबल चिप में जो वॉर्स हुए थे, कहाँ पे चालू हुए थे, कैसे चालू हुए थे, वही काफ़ी अच्छी है। एक पतंजलि सूत्रा करके है, स्वामी विवेकानंद की बुक है। उस पर मैं थोड़ा इस समय पढ़ रहा हूँ। मैं समझना चाहता हूँ पतंजलि जो एक कितने महान संत थे, उन्होंने इतनी जो एक हिस्टोरिकल स्टडी, उन्होंने जो पूरा ह्यूमन योगा और स्पिरिचुअलिटी और साइंस को और नेचर को कनेक्ट करा है, वो अगर समझ में थोड़ी आ जाए तो बहुत मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वो समझ और बाजार की सीख और समझ में कोई कॉम्बिनेशन है, कुछ रिलेशन है, उसको अमल में लाया जा सकता है, ऐसा कुछ है कविता जी? है, काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ दैट व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? डू यू वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डू यू वांट डिलेड ग्रेटिफिकेशन? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है जी पिज्ज़ा खा लेना, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है टू लेट द बिरयानी कुक इन द हाउस एंड ईट इट आफ्टर 3 आवर्स, धीमी आंच पे। तो इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप अगर आज सेव करेंगे और आपने अच्छे से सेव करा, तो आपको जो उसका फल मिलेगा वह कुछ समय के बाद मिलेगा। उसको स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करें तो स्पिरिचुअलिटी में ये है कि कर्म कर और फल बाद में मिलेगा। बिल्कुल। और फल की चिंता मत करें। बिल्कुल। हम मार्केट के अंदर जब निवेश करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं जी आप निवेश कर रहे हैं, क्या रिटर्न मिलेगा? हाँ, कमाई कितनी होगी? मगर आपके हाथ में रिटर्न नहीं है। आपके हाथ में आप क्या शेयर ले रहे हैं, किस प्राइस पे शेयर ले रहे हैं, किस प्रकार से अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस समय के लिए ले रहे हैं। तो आपने शेयर लिया, कौन सा शेयर लिया, किस समय के लिए लिया, कितनी आपने अपनी रिस्क कैलकुलेशन करी, और आपने किस प्राइस पे लिया, ये आपके हाथ में। तो ये आपका कर्म है। रिटर्न इज अ फल। तो गीता और स्पिरिचुअलिटी और मार्केट को अगर मैं रिटर्न करूँ तो हमें यही बताया जाता है कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। तो स्पिरिचुअलिटी और मार्केट को आप कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर भी हमें एक शो करना चाहिए विस्तार से। लेकिन फिलहाल आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपना प्यार भरोसा हम पर बरसाते रहिए। आप ये शो टीवी पर देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, हमारे सोशल मीडिया के किसी भी हैंडल पे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में आपकी सोच और आपके सवाल ज़रूर डालें। आपके सवालों को हम निकुंज सर के सामने पेश करेंगे और वो सीधा आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। नमस्कार।